नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण क्रैश कोर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ आने वाली होती हैं, जब अपलोड होती हैं तो हम आपको या हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय से क्लास देख सकें। इसी के साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे डीएस एकेडमी द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है, ठीक है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं मात्र 750 रुपये में। टेस्ट पेपर ऐसा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। एकदम वो प्रश्न रखे जाते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, हमेशा आपको लाभ मिले, आपकी तैयारी में वृद्धि हो। और सप्ताह में प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर देते हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ऐसा नहीं है कि हमने यूनिट आपको डिवाइड कर दी है कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक पे होगी, तब क्या है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। इससे बेहतर यही रहता है कि आप यूनिट ना पढ़ के आप संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिविज़न आप कीजिए, ठीक है। तो ये सब आधार आपके बनाए जाते हैं। चलिए बात कर रहे थे उपन्यासों में। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये जो स्वातंत्र्योत्तर जो उपन्यास हम पढ़ रहे थे उसकी अंतिम क्लास है। उपन्यास यहाँ तक हमारे कंप्लीट होने की संभावनाएं हैं पूरी। और अगर देखिए कुछ बच भी जाता है तो आगे पीछे हो जाएगा, वैसे बचा नहीं है, शेष हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी की अगली क्लास में हम देखेंगे फिर महिला उपन्यासकारों को और उसके बाद जो दलित उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो अभी क्लासेज और भी आनी है, थोड़ा विस्तृत भी आएंगी, आप परेशान ना होइए, लेकिन अभी इसको पढ़ते हैं। बात कर रहे थे मिथिलेश्वर की। मिथिलेश्वर ऐसे एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों के नाम एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही सही रखा है। चलिए बात करते हैं झुनिया। 1980 का उपन्यास है। इसमें क्या किया है इन्होंने, जो बिहार है, बिहार राज्य के जो गांव हैं उनका चित्रण किया है। कैसे बिहार राज्य के गांवों की दयनीय स्थिति है और किस तरह बिहार के जो गांव हैं उनका मतलब व्यक्ति जो वहाँ पे जीवन यापन करता है वो किन विसंगतियों को झेलता है, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर या और भी तरह से। तो उनकी जो राजनीतिक स्थितियों के आधार पर वो क्या क्या झेलता है, इसका चित्रण किया है। युद्ध स्थल की बात करें तो 1981 का है। अंधविश्वासग्रस्त मानसिकता के कारण पिछड़ते लोग। देखिए जब आप किसी रूढ़ी में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, हाँ विश्वास ठीक है लेकिन अंधविश्वास, अंधभक्त, ये होना बेवकूफ़ी है। जब आप इसमें फंस जाते हैं तो आप एक मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका चित्रण इन्होंने किया है किसमें, युद्ध स्थल में। और ये युद्ध किसका है, आपके अपने अंतर्मन से युद्ध रहता है इसमें। बात करते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, 1995 का है। इसमें रुपेश और शकुंतला के प्रेम का चित्रण है, ठीक है। इसके साथ में यह अंत नहीं, 2000 का उपन्यास है। सुरंग में सुबह, 2003 का। इसमें राजनीतिक चेहरों का जो घिनौना चित्रण किया है, मतलब राजनीति की आड़ में वो क्या क्या करते हैं, इन सब का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं माटी कहे कुम्हार से, 2006 का। और ये दलित वर्ग से संबंधित है, यानी कि जो दलित जीवन है उससे संबंधित है, माटी कहे कुम्हार से। पानी बीच मेन प्यासी, ये भी मिथिलेश्वर का उपन्यास है। पंकज बिष्ट जी की बात कर लेते हैं, लेकिन दरवाजा महत्वपूर्ण है। मिथिलेश्वर के युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मेन प्यासी, वैसे आप सभी को पढ़े रहिएगा। पंकज बिष्ट की बात कर रहे थे, लेकिन दरवाजा 1982 का है। दिल्ली के समकालीन लेखक समाज देख इस समय लेकिन दरवाजे जो उपन्यास है उसमें उन्होंने बताया है कि इस समय जो झोर का झोर रचनाकारों का निकल के आता है, लेखकों का, उनका जो समाज है क्या उनमें प्रतिस्पर्धा रहती है, इन सब का चित्रण इसमें मिलता है। बात कर ले उस चिड़िया का नाम, 1989, ठीक है, ये पहाड़ी जीवन से संबंधित है। पंख वाली नाव, 2009। जोगिंदर सिंह फिजी के हैं, ठीक है, प्रवासी साहित्यकार के रूप में आते हैं। सवेरा, धरती मेरी माता, करवट। करवट आपको याद रखनी है क्योंकि करवट किसी एक अन्य का हमने उपन्यास पढ़ा है, तो जरा कमेंट कीजिए किसका पढ़ा है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी से, जो भी समय रहेगा नहीं कह सकते,
लेकिन आज हमें ये उपन्यास कंप्लीट करने हैं क्योंकि पाठ्यक्रम अभी बहुत बचा हुआ है और सारा ही कंप्लीट करना है। रामदेव धुरंधर की बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो सभी ये हैं आपके मॉरिशस के, वैसे तो सभी पढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो वो आगे पीछे पढ़ा दिया जाएगा। छोटी मछली बड़ी मछली 1983। दूसरे नंबर पे बात करें तो पूछो इस माटी से, ये भी 1983 की है। पूछो इस माटी से 1983 की है। आगे बात कर लेते हैं विजय की। विजय की बात करते हैं तो साकेत के यूकेलिप्टस 1991। दूसरे नंबर पे सीमेंट नगर 1995। तीसरे नंबर पे लोटेगा अभिमन्यु 1997। ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो नीड़ का तिमिर 2008 का है। पांचवें नंबर पे बात करें तो नंबरदार हुआ ना हुआ खुदा। प्रियमवद की बात कर लेते हैं। प्रियमवद, वे वहाँ कैद हैं 1994। दूसरा है परछाई नाच 2000। ठीक है। बात करते हैं रामदेव धुरंधर की। दोनों उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। विजय की बात करें तो साकेत के यूकेलिप्टस, लोटेगा अभिमन्यु, नीड़ का तिमिर, बस यही महत्वपूर्ण है। वे वहाँ कैद हैं। प्रियमवद के दोनों ही जो उपन्यास हैं वो महत्वपूर्ण है। कथा क्षेत्र यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उपन्यासों का या तो क्रम पूछा जाएगा या नई रचनाओं के आधार पर उपन्यासकार से सीधी उपन्यास पूछा जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ में आगे बात कर रहे थे असगर वजाहत की बात कर रहे थे। 7 आसमान 1996। 7 आसमान 1996। दूसरा है कैसी आग लगाई 2004। तीसरा है पहर दोपहर 2010। चौथा है बरखा रचाई 2009। पांचवा है मनमाटी 2010। छठा है आपका धरा अंकुराई 2014। रात में जागने वाले 7वां है रात में जागने वाले। इसी के साथ में अगले उपन्यासकार हैं राजकृष्ण मिश्र। बार बार कह रहे हैं कि वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। दारुल सफा की बात करें तो 1981। सचिवालय 1984। काउंसलिंग हाउस भी इसी का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुतो मनुष्याः 1994।
4th नंबर पे बात करें तो मंत्रिमंडल, सारा कुछ इन्होंने यही ला दिया, सचिवालय भी, मंत्रिमंडल भी, और 1996 में लेके आए थे। इसी के साथ में बात कर लें शिव मूर्ति। शिव मूर्ति की बात करें तो त्रिशूल 1997, त्रिशूल 1997। दूसरे नंबर पे बात करें तो तर्पण 2002। तीसरे नंबर पे बात करें तो आखिरी छलांग, आखिरी छलांग की बात करें तो 2008 का है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। असगर वजाहत में बात कर ले 7 आसमान 1996 का, इनका महत्वपूर्ण है। जैसी आगी लगाई वो कैसी आगी लगाई, ये महत्वपूर्ण है। 2004 का पहर दोपहर छोड़ सकते हो, बरखा रचाई 2009, मन माटी धरा अंकुराई, रात में जागने वाले। राजकृष्ण मिश्र की बात करें तो सचिवालय और मंत्रिमंडल इनका महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का त्रिशूल और आखिरी छलांग, ये 2 ही उपन्यास महत्वपूर्ण है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी को। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 और बचे हैं, कंप्लीट हो गया आपका ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी जी की बात करें तो पहला उपन्यास है इनका नरक यात्रा 1994। नरक यात्रा 1994 का महत्वपूर्ण है। दूसरा है इनका बारामासी 1999, बारामासी 1999। मरीचिका 2000, मरीचिका 2004। प्रदीप सौरभ की बात कर लेते हैं यहीं पर। प्रदीप सौरभ की बात करें तो पहला उपन्यास है मुन्नी मोबाइल 2009, मुन्नी मोबाइल 2009। दूसरा है तीसरी ताली 2011, तीसरी ताली 2011। तीसरा है देश भीतर देश, देश भीतर देश 2012। और सिर्फ तितली, और सिर्फ तितली 2015 का है। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो रणेंद्र की, और ये सभी जो उपन्यासकार हैं ये महत्वपूर्ण हैं। ग्लोबल गांव का देवता, ग्लोबल गांव का देवता 2010। दूसरे नंबर पे बात करें तो गायब होता देश 2014, गायब होता देश 2014। अशोक भौमिक की बात कर लेते हैं अगले उपन्यासकारों में। अशोक भौमिक की यदि बात करें तो इनका है शिप्रा एक नदी का नाम है, शिप्रा एक नदी का नाम है। दूसरे नंबर पे बात करें तो एकांत श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव की यदि बात करें तो पानी भीतर फूल 2013 है, पानी भीतर फूल 2013 है इनका उपन्यास है। ज्ञान चतुर्वेदी का नरक यात्रा, मरीचिका। प्रदीप सौरभ के तीनों उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, रणेंद्र के दोनों, अशोक भौमिक और एकांत श्रीवास्तव के भी ये उपन्यास महत्वपूर्ण है। इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नवीन उपन्यास हैं, नवीन रचनाएं हैं, यहाँ से प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाओं में बनना ही बनना है। ठीक है, तब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में देखते हैं आगे। चलिए, बात करें धीरेन्द्र अस्थाना की तो धीरेन्द्र अस्थाना हलाला, धीरेन्द्र अस्थाना
हलाहल, धीरेन्द्र अस्थाना का उपन्यास है हलाहल 1988 का। गुजर क्यों नहीं जाता 1997। गुजर क्यों नहीं जाता 1997, पहला, दूसरा और तीसरा उपन्यास है इनका नदी के बाहर। इसी के साथ में बात करें रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की यदि बात करें तो खुदा सही सलामत है, पहला उपन्यास है खुदा सही सलामत है। दूसरा उपन्यास है निष्कासन, खुदा सही सलामत है। दूसरा उपन्यास है 17 रानाडे, निष्कासन तो दूधनाथ सिंह का है, 17 रानाडे रोड। और तीसरा है ABCD। इसी के साथ में बात कर लेते हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की बात करें तो नमो अंधकारम 1998, नमो अंधकारम 1998। दूसरा है निष्कासन 2001, निष्कासन 2001। तीसरा है आखिरी कलाम 2003, आखिरी कलाम। और ये विध्वंस जो बाबरी मस्जिद है उस पर आधारित इनका उपन्यास है। गिरीश अस्थाना की बात करें तो गिरीश अस्थाना की यदि बात करें तो गिरीश अस्थाना का है धूप छाही रंग 1970, धूप छाही रंग 1970। रमेश बख्शी, रमेश बख्शी की बात करें तो 18 सूरज के पौधे, 18 सूरज के पौधे 1965 का है। गोपाल उपाध्याय, गोपाल उपाध्याय की यदि बात करें तो एक टुकड़ा इतिहास 1975 का, एक टुकड़ा इतिहास 1975 का। ये हुए इनके संपूर्ण जो आपके जो उपन्यास थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। लेकिन अभी जो महिलाओं द्वारा रचित उपन्यास हैं या दलित उपन्यास हैं वो अभी नहीं हुए हैं, वो अभी अगली क्लासों में होंगे। ठीक है, बात करते हैं धीरेन्द्र अस्थाना की। तो न गुजर क्यों नहीं जाता, इसको आप ध्यान रखिएगा। रविंद्र कालिया के खुदा सही सलामत है, 17 रानाडे रोड, ABCD तीनों महत्वपूर्ण है। दूधनाथ सिंह के भी नमो अंधकारम 1998 का, निष्कासन 2001 का और आखिरी कलाम 2003 का। ये बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आधारित है। ठीक है। गिरीश अस्थाना की बात करें तो धूप छाही रंग 1970 का है। रमेश बख्शी 18 सूरज के पौधे 1965 का। गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास 1975 का। यहाँ पे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके जो ये उपन्यास हैं ये कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ में जो स्त्रियों द्वारा जो रचे गए उपन्यास हैं या बाकी जो और विशेषताएं हैं वो अगले उपन्यासों में देखेंगे। यहाँ तक सारे उपन्यास कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई उपन्यासकार छूटा है और चर्चित है, तो वैसे चर्चित कोई उपन्यासकार जहाँ से प्रश्न बन सकता है आपको उतना पढ़ाया है। अगर आप किसी गौण उपन्यासकार को उठा के लाएंगे फिर हमसे कहेंगे कि कमेंट करेंगे कि आपने ये उपन्यासकार नहीं पढ़ाया है, तो ये आपकी अपनी समस्या है, मेरी नहीं है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी ही पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। 9568802463 पे आप हमें कॉल कीजिएगा। क्षमा कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं 9568802463। इस पे जब आप हमें कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो शुल्क है 50 टेस्ट पेपर, 50 टेस्ट पेपर, इनका जो शुल्क है 750 रुपये मात्र। ठीक है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 6250 आपको मिल रही है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, ये पहले नंबर की होगी। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं प्रति टेस्ट पेपर। प्रति टेस्ट पेपर में यदि देखें आप तो 15 रुपये आपको पड़ रहा है। ठीक है। और 125 प्रश्न रहते हैं
और वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। और ये पाठ्यक्रम पर ऐसे आधारित हैं कि जो आपका पाठ्यक्रम डिवाइड है, जो परीक्षा का पैटर्न है, उसमें दिया गया है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको से बचाया जाता हो, आपसे छोड़ा जाता हो। ठीक है, इसी के साथ में टेस्ट पेपर जो तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको टेस्ट पेपर दिए जाते हैं वो प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं। 2 टेस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, टेस्टों का क्या है, समय जो है वो एक रविवार है, एक और दिन दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में जो रणनीति रहती है, सुबह हम आपको PDF देंगे, सुबह 10 के बाद आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाता है। शाम में आपको उत्तर कुंजी दी जाती है, सुबह 10 बजे पेपर दिया जाता है। ठीक है, उत्तर कुंजी। इसी के साथ में फिर आपसे आपका स्कोर पूछा जाता है, स्कोर आपका कितना था। ठीक है, पेपर सॉल्व करने का जो हमारे द्वारा बताया गया तरीका है वो ये रहता है कि आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, आपको 125 1 से लेके 2 3 मतलब 125 तक आपको पूरी काउंटिंग कर लेनी होती है। उसके अनुसार आपको जो पेपर खोल के PDF जब आप खोलते हैं उसके बाद में ओपन करते हैं, उसके बाद में आपको यदि A विकल्प लग रहा है पहले का या C लग रहा है, आप उसको लिख दीजिए, बाकी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़िए। अब जैसे कि हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो आप उन 50 पेजों को एक जगह निर्धारित कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपने A लगाया है, इसका C लगाया है, हमने आपको विकल्प दिया, इसका मानिए हमने आपको D दे दिया। अब आपका ये गलत हुआ तो आप इसको रॉन्ग करेंगे, ये सही हुआ आप इसको सही करेंगे। इसके बाद में आप काउंटिंग करेंगे कि आपके 125 में कितने हुए हैं, 125 में कितने हुए हैं। अगर आपके 90 हुए हैं तो आप हमें 90 दीजिए। उसके बाद में आपके जो गलत प्रश्न हुए हैं, आप इन गलत प्रश्नों पे ये ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको आ रहे थे या नवीन प्रश्न थे। अगर नवीन प्रश्न थे या आप दुविधा में थे, आप अलग से एक रजिस्टर बनाइए और उन प्रश्नों को अलग से लिखते चले जाइए। आपको लगेगा कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ रही है। हम तो टेस्ट पेपर से रिपीट कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा लेंगे, रिपीट कर सकते हैं। अरे प्रिंट ही रहता है। जब आप उस प्रश्न को एक बार आपने पढ़ा, आपने गलत किया, दोबारा में जब आपने आंसर की चेक की, यहाँ पे जब आपने आंसर की चेक कर ली तो आपने ये तो देख लिया कि 125 में मेरा 90 प्रश्न सही हुआ है या 80 प्रश्न सही हुआ है। लेकिन अब क्या है कि आप यहाँ से आंसर की हटा दीजिए, इस पेज पे आ जाइए जो आपका अपना रफ पेज है। रफ पेज नहीं कहेंगे, बहुत कीमती पेज होता है ये, क्योंकि ये आपकी अपनी जो क्षमता है, आपकी जो अपनी कैपेसिटी है उसको दिखा रहा है कि आपका कितना तैयार है। उसके बाद आप देखिएगा कि पहला प्रश्न जो था वो मैं A लगा रही थी लेकिन D सही है। आप उस प्रश्न को पढ़िए, आप उस प्रश्न को पढ़िए। अगर आपको लग रहा है, संदेह है आपको कि नहीं A ही मैंने पढ़ा है, तो पहले तो आप अपने से खोजिए उस प्रश्न के उत्तर को। आपने कहाँ पढ़ा है, किस नोट्स में पढ़ा है, किस बुक से पढ़ा है। उसके बाद फिर आप टेस्ट नंबर लिखिए। सपोज मानिए आपका टेस्ट नंबर जो यहाँ पे दिया गया है आपको 20वां दिया गया है, आप उस या सपोज मानिए 5वां ही टेस्ट पेपर हो, आप उसका टेस्ट नंबर डालिए। उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजिए। आप कहिए कि मैम ऐसा नहीं ऐसा है। अगर हमें लगेगा कि कहीं त्रुटि हुई है तब हम आपको बताएंगे, और हमें लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तब हम आपको सफिशिएंट कर देंगे कि हाँ ये बिल्कुल 101% सही है। फिर आप क्या करेंगे कि इस प्रश्न को आप अलग नोट करेंगे, वही जो आप नोटबुक एक बनाए हैं नवीन प्रश्नों की या टेस्ट पेपर में आए हुए नए प्रश्न जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, और इस तरह का जब आप संकलन करेंगे 50 टेस्ट पेपरों का, आप देखिएगा बीच बीच में आप उसका रिवीजन करेंगे। 6250 प्रश्न है, यानी कि 6250 प्रश्न में कम से कम भी नहीं तो आपके 5000 प्रश्न आपको नए मिलेंगे। आप इस तरह का रजिस्टर बनाइएगा। हर टेस्ट पेपर में अगर आप देखिएगा आपके पढ़े हुए प्रश्न गलत हो रहे हैं या आते हुए प्रश्न आपने गलत किए हैं या प्रश्न आपको आते ही नहीं थे, नवीन हैं, इस तरह के प्रश्नों को आप देखिएगा। अब एक बार तो आपने ये लगा लिया टेस्ट पेपर 20वां, इसके बाद आप कुछ दिन बाद फिर इसको लगाएंगे। इस बार आपका स्कोरिंग 90 था, अब फिर आप देखिएगा कि अगले 5, 7, 10 दिन बाद आप जब 20वां टेस्ट पेपर लगाएंगे आपका स्कोरिंग कितना जा रहा है। क्या 125 में 125, 125 में 100 या घटा है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन घट भी जाते हैं। घट ऐसे जाते हैं कि यहाँ पे आपने तुक्का लगा दिया, तीसरे में आपको लग रहा था B या D हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 विकल्प A और C आपने कट कर दिए। अब इसमें B सही हो गया, आपने B ही लगाया था, तो ये आपका तुक्का है, ये आपको प्रश्न आता नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप अलग से लिखिएगा। तो ये थोड़ी रणनीतियाँ हैं, आप इसके अनुसार पढ़िए।
कॉल कीजिएगा 9568802463। बिल्कुल नवीन पैटर्न पर आधारित आपको टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। तैयारी करने के तरीके भी वो टेस्ट पेपर आपको देता है। आप जितनी बार टेस्ट पेपर पढ़ेंगे उतनी बार ही वो टेस्ट पेपर आपको तैयारी करने का तरीका ईजाद करता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में महिला उपन्यासकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।